हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जयपुर पे। बच्चों, आज के इस वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 का विज्ञान का मॉडल सेट, जो कि सेट 5 होगा। इसके पहले भी सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4 आपके चैनल पे अपलोड कर दिया गया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा हर वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का जो हमारा पहला सवाल क्या है। बच्चों, हमारा पहला सवाल है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। जो प्रकाश की किरणें होती है, जो लाइट होती है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। क्या करती है बच्चों? सीधी रेखा में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, परावर्तन के नियम लागू होता है किस पर? ठीक है, तो परावर्तन का नियम जो लागू होता है बच्चों सभी परावर्तक पृष्ठों पर। कोई भी परावर्तक पृष्ठ होगा तभी तो वहाँ से प्रकाश की किरणें परावर्तित होगी, तो परावर्तक पृष्ठों पर लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट तीसरा सवाल है हमारा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चौथा सवाल है बच्चों हमारा कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? ठीक है बच्चों, तो फोकस दूरी जो होता है बच्चों एफ जो होता है वो r/2 होता है। तो r त्रिज्या हो गई, तो त्रिज्या 20 है, तो 20 का आधा कितना हो जाएगा बच्चों? 10। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र सी पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो बच्चों इसका सही जवाब होगा सी पर ही बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है आपको बताना है, तो आभासी होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बच्चों हमारा सातवां सवाल है कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है बच्चों? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आठवां सवाल है हमारा कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बच्चों सोलर दर्पण में किस गोलीय दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अब बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि प्रकाश की किरणों को ये एक जगह एकत्रित कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण लेंस संभवतः कौन सा होगा? ठीक है, तो बच्चों इसका हो जाएगा दोनों अवतल लेंस होगा, क्योंकि उत्तल लेंस जो होता है बच्चों वो माइनस में नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो 10वां सवाल है, तो P बराबर क्या होता है बच्चों? 1/f होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है बच्चों 11 नंबर सवाल है हमारा, लेंस का आवर्धन का व्यंजक लिखना है आपको, यानी फॉर्मूला लिखना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों m बराबर v/u। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 12 नंबर सवाल है हमारा, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है, यानी न्यूनतम दूरी क्या होती है स्पष्ट दृष्टि के लिए? तो 25 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। 13 नंबर सवाल है हमारा, नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र के द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक एवं उल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में दो अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है? ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विविस्थापन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 15 नंबर सवाल है हमारा, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किस नियम के आधार पर किया जाता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट 16 नंबर सवाल है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उपचयन में क्या होता है आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की वृद्धि। ऑक्सीजन की वृद्धि। नेक्स्ट 17 नंबर सवाल है हमारा, पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने में होता है, X का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? धातु के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है बच्चों? तो क्षारीय होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, दिया गया चित्र में क्या दर्शाया जा रहा है? तो दिए गए चित्र में देखिए अम्ल से हाथ जल गया है। अम्ल से क्या हो गया है बच्चों? हाथ जल गया है। तो इसमें क्या दर्शाया? सांद्र अम्ल क्षारक वाले बर्तन को में लगा चेतावनी, यानी एक चेतावनी होता है। ठीक है, नेक्स्ट 20 नंबर सवाल है हमारा, क्षारक जल में घुलकर कौन आयन प्रदान करेगा? क्षारक जो है वो जल में घुलकर कौन सा आयन प्रदान करेगा? तो OH ऋण आयन प्रदान करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालती है? अम्ल जो होगा वो धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालेगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट है बच्चों 22 नंबर सवाल देखिए, क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? क्लोर क्षार प्रक्रम में किस पदार्थ का निर्माण होता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, एक पदार्थ है जो जल में घुलनशील है, स्वाद में कड़वा है, स्पर्श उस साबुन की तरह है तथा प्रकृति छानसारक है, संक्षारक है, वह पदार्थ क्या है? 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्षार। कौन है बच्चों? क्षार। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 24, निम्नलिखित में से पीएच मान वाले वर्षों में अम्लीय वर्षा किसे कहेंगे? तो किसका कहेंगे पीएच मान जिसका 5 होगा? ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा 25, किस अभिक्रिया में गैस निकल रही है, उसके पास जलती हुई तीले ले जाया जाता है तो गैस फटफट की ध्वनि के साथ जलती है, वह गैस कौन सा है? तो वह गैस आपका हाइड्रोजन होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया में होता है, क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में? तो अवस्था में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस में परिवर्तन होता है, गैस का परिवर्तन होता है, तो क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया में? तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी, यानी डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, मनुष्य के पाचन तंत्र में भोजन का अवशोषण कहाँ पे होता है? ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 28 नंबर है आपका, रक्त वाहिकाएं जो रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है, क्या कहलाता है? ठीक है, तो 28 इसका सही जवाब हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा बच्चों? धमनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट, कोई अंग कट जाने पर रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? कोई अंग कट जाता है तो रुधिर का थक्का बनाने में कौन मदद करता है बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा WBC। ठीक है, WBC हो गया वाइट ब्लड सेल। ठीक है ना, तो नहीं सॉरी, रक्त का थक्का आपसे कहा गया है, तो रक्त का थक्का आपका प्लेटलेट्स बनाएगा। कौन बनाएगा बच्चों? प्लेटलेट्स बनाएगा, WBC नहीं बनाएगा। ये तो आपका जो है इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है आपका WBC। ठीक है, लेकिन ये आपका थक्का जमाता है आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट 30 नंबर सवाल है आपका, पादप के वायवीय भागों के द्वारा वाष्प के रूप में जल की हानि क्या कहलाता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट 31 नंबर सवाल है आपका, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद क्या होता है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 32 नंबर सवाल है आपका, अमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा किसके द्वारा होता है? ठीक है, 32 है आपका, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्लेष्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 33 नंबर सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस जीव का छोद्रांत सबसे लंबा होगा? तो किसका होगा बच्चों? गाय का होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? तो अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है बच्चों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विखंडन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, पर्तन, कलम, रोपण इत्यादि किस प्रकार की जनन की विधि होती है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट बच्चों 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग भाग है? निम्नलिखित में से कौन पादप का मादा जनन अंग भाग है? तो बच्चों इसका सही जवाब क्या है आपको बताना है। ठीक है, तो 36 का आपका हो जाएगा बी अंडाशय। क्या होगा बच्चों? बी अंडाशय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है? निम्नलिखित में से कौन लैंगिक संचरण रोग है आपको बताना है। 37 का सी गोनोरिया। कौन होगा बच्चों? गोनोरिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है बच्चों? शुक्राणु कहाँ उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वृषण में। कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 39, तापीय विद्युत संयंत्र में उष्मा ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, गोबर गैस के अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों इसका सही जवाब हो जाएगा जैव गैस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आपको आज का ये क्लास बिल्कुल पसंद आया है। क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। थैंक यू।